आजकल पाकिस्तान में भारत की बड़ी धूम मची हुई है। कोई भी टीवी चैनल निकाल खोलिए या इवन यूट्यूब में, तो हर दूसरा या तीसरा जो डिबेट का जो टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध जो है वो भारत से ही होता है। और इसी को देखकर मुझे सोचने पर विवश होना पड़ा कि भाई ऐसा क्यों है। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते आए हैं कि पाकिस्तान ही भारतीय राजनीति का केंद्र रहता आया था। हमेशा जब भी कोई घटना होती थी तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की संलग्नता दिखाई जाती थी। और ये करते क्या थे उस समय की सरकारें, भारत की एक बड़ा बड़ा डोजियर तैयार करते थे। अब उस डोजियर तैयार करने में महीनों का समय और मैन पावर इनका खर्च होता था। ले जाकर उसे देते थे और वो इसे मानने से इनकार कर देता था। ये लगभग प्रत्येक घटना के बाद की यही प्रक्रिया होती थी। किसी भी चीज़ के लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत के किसी क्लेम को उसने स्वीकार किया हो। लेकिन परिस्थिति बदली। भारत की जनता ने एक निर्णय लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो नई सरकार आई वो उसने कुछ नई पहल की। अब पहले उस नई पहल को हम समझते हैं, भारत की ओर से जो किया गया उसका। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर जीत के आते हैं और शपथ ग्रहण समारोह में वो अपने सार्क कंट्री जो हैं, साउथ एशिया की जितने कंट्रीज हैं, सबको निमंत्रण देते हैं। स्वाभाविक है कि अकेले पाकिस्तान को नहीं बुला सकते थे, तो उन्होंने सबको बुलाया। पाकिस्तान के साथ अब दुविधा क्या हो गई थी, अगर वो नहीं आता तो संसार के सामने ये इम्प्रेशन जाता कि पाकिस्तान जो है वो आप अपने ही भारत के साथ संबंध ठीक करना नहीं चाहता है। तो मजबूरी में उसे भी आना पड़ा। अब नरेंद्र मोदी की यही एक कूटनीतिक सफलता, पहली सफलता यही थी कि उन्होंने ये संदेश दिया संसार में दूसरे देशों को कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, यानी संबंध सुधारना चाहते हैं। दूसरा स्टेप उन्होंने लिया, गए अफगानिस्तान। लौटते वक्त बिना बुलाए मेहमान बन के चले गए नवाज शरीफ से मिलने लाहौर। और उस समय आपको अगर याद है तो साड़ी और आम का खूब आदान प्रदान हुआ, गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ। अब ये भी एक दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज था, और जो सच पूछे तो कूटनीतिक लिहाज से बहुत ही सफल इसको कहा जाएगा कि आप संसार को ये बताने में सफल हो गए कि हम जो है हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और उस दोस्ती के लिए किसी भी स्तर तक हम गिरने को तैयार हैं। नहीं तो इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री बिना बुलाए मेहमान बन के और वो पाकिस्तान के अपने दुश्मन देश के पास चला जाता है, बिना सिक्योरिटी की परवाह किए। तो ऐसे में राजनीति, जो नरेंद्र मोदी का जो कूटनीतिक पहल था, ये मतलब काबिल तारीफ। अब उसके बाद पाकिस्तान तो मानने वाला नहीं था। उसका तो जो है, उसका जो उसके डीएनए में जो शामिल है, वो अपना खुरापात तो बंद नहीं करेगा। उसने किया भी वैसा ही, कभी उड़ी कभी पठानकोट। तब ये मौका था नरेंद्र मोदी के लिए हार्ड स्टेप लेने का, उन्होंने लिया। और उस हार्ड स्टेप का नतीजा क्या हुआ है कि अभी जो पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा है, उसमें कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले वहां पर चाइनीज एक प्रोजेक्ट है, उसकी बड़ी धूम थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको सीपेक कहा जाता है। जब सीपेक आ रहा था तो उस समय पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में एक ऐसा जश्न का माहौल था, जैसे लग रहा था कि उनका देश तो इस एरिया का स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है। सारे टीवी डिबेट में अब तो ना तो बेरोजगारी रहेगी ना गरीबी रहेगी, इतना हजारों के लाखों करोड़ का ये प्रोजेक्ट आ रहा है इसमें। तो जनता बड़ी खुश थी। लेकिन बहुत ही जल्दी उसका जो रियलिटी है वो सामने आने लगा। अब पहला तो यही हुआ कि चाइनीज ने क्या किया, कंडीशन रख दिया कि
उस प्रोजेक्ट में आप हमारे अपने आदमी वहाँ जाके काम करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ करप्शन बहुत है, काम सही ढंग से नहीं होगा। तो पहला जो धक्का जो कहिए चाइनीज ने दिया कि उसने अपने ही आदमियों को लाके पाकिस्तान में रख दिया, और ऐसा रखा कि कितने गांव बसा दिए पाकिस्तान में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे गांव बसा दिए चाइनीज ने, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सहमति से हो भी, क्योंकि उन्हें कहा गया कि सीपेक बनाने के लिए मजदूर तो चाहिए। तो जब मजदूर आएंगे, लंबे समय के लिए आएंगे, तो वो यहीं पे रहेंगे, अपने फैमिली के साथ रहेंगे, और वो वहीं पे गांव बना के रहने लगे। बहुत सारे उन्हें पढ़ाने के लिए फिर टीचर भी आए। तो इस ढंग से क्या हुआ कि चाइनीज ने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया, उससे पाकिस्तान को फायदा कम, चाइनीज को ज़्यादा हो रहा था। लेकिन समय अंतराल में क्या हुआ कि उस पर भी ग्रहण लग गया। कुछ तो उसमें भारत की भूमिका रही और कुछ उसकी आंतरिक राजनीति। सीपेक का बहुत बड़ा जो एरिया था वो बलूचिस्तान से होकर निकलता है। अब बलूचिस्तान में जो वहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पर हाल के दिनों में बहुत सारे चाइनीज मारे गए हैं। कई बार तो वो जो इसके पहले एक महिला थी, उसने अपने शरीर में ही बम बांध के जो उड़ाया था गाड़ी को, उसमें 7 चाइनीज मारे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो वहाँ के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA, वो बहुत सारे चाइनीज को मारती रहती है। अब उसके बाद चाइना इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारे नागरिक जो है पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, और अभी कल का ये समाचार आया कि चाइना ने पाकिस्तान में जो उसके जितने टीचर्स हैं उन सबको वापस बुला लिया है, क्योंकि अब चाइनीज को भी अपने नागरिकों की सुरक्षा का डर सताने लगा है। वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, खास करके बलोच जो रिपब्लिकन आर्मी है उससे। तो पहला झटका। और रियलिटी क्या है कि सीपेक का में अभी कोई भी प्रगति नहीं हो रहा है, वो लगभग बंद प्राय है, वो लगभग ठप हुआ है काम। तो जिस प्रोजेक्ट का बहुत ही उल्लास के साथ स्वागत किया गया, वो अपने समय से पहले ही बेमौत मर गया। तो पहला धक्का तो पाकिस्तान को यहीं से लगा था। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो थी, उसमें भारत ने जो रोल अदा किया, उसका नतीजा ये रहा कि जितने भी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में हैं, उन पर नकेल कसने की मजबूरी हुई पाकिस्तान सरकार को। वो दिखावे के लिए ही सही, लेकिन उनकी गतिविधियों को कम करना पड़ा। और स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी हो, अगर उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो या स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, रिलीजियस एक्टिविटीज हो नहीं होगी, तो उसको अनुदान मिलना भी बंद हो जाता है। यही कारण है कि जो टेररिस्ट ग्रुप थे वहाँ पे, वो चाहे ये सलाउद्दीन की पार्टी हो या फिर जैसे मोहम्मद हो या उसका सैयद हाफिज का हो, कोई भी, तो ये सारे जो आतंकवादी संगठन थे उनके क्रियाकलाप पर लगभग बैन लग चुका है। बहुत सारे उसमें से जेल में भी हैं। अब क्या है कि उन्हें अनुदान तो मिलेगा नहीं, जब काम नहीं करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो वो भी लगभग आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। कंगाल तो पाकिस्तान भी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को भी बाहर से जो डोनेशन आते थे, सबने कहा कि भाई हम तुम्हें टेररिज्म फैलाने के लिए तो पैसा नहीं देंगे, हम पैसा देते हैं ताकि तुम अपने देश का विकास करो, लेकिन तुम देश का विकास नहीं करके वो पैसा तो टेररिज्म में खर्च करते हो। तो बाहर से भी पैसा आना बंद हो गया। अब बचा एक IMF, वर्ल्ड बैंक, तो उन्होंने भी इसे लगभग ग्रे लिस्ट में ला करके ऐसा कर दिया कि जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलता है कि हाँ आपने टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए कुछ सही काम आपने किया है, जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक आपको कोई भी फंड IMF या वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलेगी। तो इस स्थिति ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को न तो बाहर से कहीं से पैसा मिल रहा है, अब भारत से उसका संबंध बिगड़ा हुआ है, भारत से कोई व्यापार भी नहीं हो रहा है, और चाइनीज भी अब अपना पैसा देने के बदले उल्टे जो उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई किया है उसका पैसा वो मांगने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो
विद्युत आपूर्ति है वो चाइना करता है, और वो उसमें अरबों का रुपया जो है पाकिस्तान को देना बाकी है। अब पाकिस्तान इधर सऊदी अरबिया अभी कुछ दिन पहले अपना पैसा वापस मांगा, चाइनीज अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। तो ये अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि वो करे तो क्या करे, उसका अपना खर्च चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और जो लोन दिए हुए थे वो अपना लोन वापस मांगने लगे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का लगभग श्रीलंका वाली स्थिति होने जा रही है। अब ये स्थिति में वो भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारत एक ऐसा देश जो साथ में ही आज़ाद हुआ, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक सरकार बनी, और यहाँ की जनता की जो एक बहुसंख्यक जनता कहिए, बहुसंख्यक जनता जो है उसका जो नेचर में है कि वो शांति प्रिय है, तो शांतिपूर्ण ढंग से अपने काम पर फोकस किया और वो देश विकास में लगा। और उसकी जो धार्मिक मतलब उसको धर्मांधता कहिए, कट्टरपन के चलते आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। वहाँ पर कई बार तो लगता है कि सिविल वार स्टार्ट हो जाएगा, और जो आर्थिक हालत है वो भी बदतर है। अब स्थिति ये है कि लोगों का अपने नेताओं से ऐसा मोहभंग हुआ है कि किसी भी डिबेट में आप देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अभी एक नया जो वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान में, कि नरेंद्र मोदी ने अपने जो प्रधानमंत्री व चीफ मिनिस्टर होते हुए या अभी 8 वर्ष से जो प्रधानमंत्री के टाइम रहते, उन्हें जो भी गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट को एक्शन करके उससे जो पैसा मिला उसको वो गर्ल्स चाइल्ड में खर्च करते हैं। अब वो देखते हैं अपने यहाँ के प्रधानमंत्री को, तो वहाँ क्या दिखता है, जितना गिफ्ट मिलता है सारे गिफ्ट प्रधानमंत्री अपने घर ले जाते हैं। और उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री या जो भी वहाँ की सत्ता में है, चाहे इवन यहाँ तक कि इसकी आर्मी भी, वो करप्शन में पूरा आकंठ डूबी हुई है। तो उन्हें बार बार लगता है कि काश हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रधानमंत्री क्यों नहीं होता है। तो वो बोलते भी हैं कि काश हमें भी हमारे यहाँ भी कोई नरेंद्र मोदी होता। आजकल तो एस जयशंकर का खुलेआम बोलते हैं, काश हमारे पास भी कोई एस जयशंकर जैसा विदेश मंत्री होता तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। अब ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। दूसरी बात, अब इसके अलावा एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है पाकिस्तान में, वो है योगी आदित्यनाथ की बहन का एक छोटा सा चाय का दुकान चलाना। अब ये चीज उन्हें दिखता है कि जो भारत इतना बड़ा देश है, यूपी की जो जनसंख्या है वो लगभग पाकिस्तान के बराबर है, थोड़ा ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। अब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो कैसा लग्जरी लाइफ जीता है, वहाँ के जो आर्मी के कमांडर्स हैं, जो आर्मी मैन हैं, वो कैसा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और भारत के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ या और भी, उनका फैमिली क्या कर रहा है वो, या वो खुद क्या कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक कंपेरिजन होता है, और कंपेरिजन होने के बाद क्या हो रहा है कि एक किस्म से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, और वहाँ की जनता भी अब अपने जनता में, अपने नेताओं में वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ खोजने लगी है। अब ये आके वहाँ के नेताओं के लिए दूसरी मुश्किल हो गई है, और वहाँ के जो नेता है वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसा हमने कहा कि परफॉर्म करने के लिए कुछ भी विकास करने के पैसा तो चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देश चलाने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से जो देनदार हैं, जो पैसे दिए थे उन्हें, वो उन्हें पैसे वापस मांगने लगे हैं। और इधर जो IMF या वर्ल्ड बैंक वगैरह होता है जो पैसे देते हैं, वो कोई भी आदमी पाकिस्तान को पैसे देना नहीं चाह रहा है। ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान का श्रीलंका जैसी स्थिति होना निश्चित प्राय दिखता है। अब कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, चमत्कार भी हो सकता है कभी, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी जो दिखता है, जो मुझे दिखता है कि यहाँ पर भी एक आर्थिक संकट आने वाला है, और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ फिर से ट्रेड शुरू किया जाए। लेकिन अब भारत है कि उनको टेरता ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं है, उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा है। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत ने जो पॉलिसी अपनाई वो पाकिस्तान को एक ढंग से कंप्लीटली, मतलब यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, इस टाइप का पॉलिसी अपनाया। और थोड़ा सा बदमाशी किया तो उन्होंने जो बॉर्डर लाइन है उसको वायलेट करके भी अटैक किया, तो पाकिस्तान अपने जगह पे आ गया। ऐसे कंडीशन में कल तक जिस पाकिस्तान का हवा हिंदुस्तान में खड़ा किया जाता था,
याद कीजिए, आज से 10 साल पहले जो है बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, कभी बॉम्बे में, कभी इवन पार्लियामेंट पर अटैक होता है, दूसरी जगह कई जगह बम विस्फोट होते थे, सैकड़ों लोग मरते थे। लेकिन होता क्या था, पाकिस्तान को हम कड़ी चेतावनी देते हैं, हम सहने वाले नहीं हैं, हम ये करेंगे, ये मुंह के अलावा जो है ना, शब्द बांध के अलावा कुछ नहीं होता था, एक्शन कुछ नहीं होता था। और पाकिस्तान है कि वो अपने काम से बाज नहीं आता था। वहीं पाकिस्तान अभी घुटनों पर खड़ा है कि भारत जो है उसके साथ व्यापार शुरू करे। और कुछ तो डिबेट में ऐसा भी बोलते हैं कि अगर कोई बचा सकता है हमें इस आर्थिक संकट से तो वो भारत ही है। यहाँ तक कि एक वहाँ के जो अच्छे स्कॉलर हैं उनका मैं सुन रहा था, वो बोलते हैं कि बल्ले कश्मीर को भूल जाओ, जिंदा रहोगे तब कश्मीर लोगे, इसलिए कश्मीर को भूल जाओ और भारत के साथ तुम संबंध अच्छा करो। बचा सकता है तो भारत बचा सकता है, नहीं तो और कोई भी तुम्हारा हेल्प करने नहीं आएगा। तो ये स्थिति आ गई है आज हमारे पड़ोस में। तो मुझे लगा कि भाई जो पाकिस्तान का इतना हवा खड़ा किया जाता था, उसका कैसे उसको इस स्थिति में ला दिया गया बिना कुछ बोले। साइलेंट डिप्लोमेसी जो है वो पाकिस्तान की हालत कैसे खस्ता कर दी है, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए, इसलिए आज मैंने वीडियो बनाया।